नमस्कार और स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे उस विषय की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से लोगों को सोचने पे मजबूर किया है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की सबसे रहस्यमयी लोक कथाओं में से एक राजा विक्रमादित्य और बेताल की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की साधारण कहानी नहीं है। सही मायने में ये नेतृत्व, नैतिकता और इंसानी फितरत की एक बहुत ही गहन और रणनीतिक भूल भुलैया है। आज हम उन नैतिक दुविधाओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो बेताल ने राजा विक्रम के सामने रखी थीं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हा, विक्रम, तुम फिर आ गए। क्या तुम्हें थकान नहीं होती? जरा पीछे हटकर इस पर विचार करते हैं। एक ऐसा राजा जिसकी बहादुरी और तेज बुद्धि की मिसालें दी जाती हैं, वो हर अमावस्या की रात एक पेड़ से उल्टे लटके हुए प्रेत के ताने सुन रहा है। बेताल का ये सवाल ना, ये सिर्फ शारीरिक थकान के बारे में नहीं है। ये असल में राजा की मानसिक दृढ़ता, उनकी मेंटल टफनेस की परीक्षा की शुरुआत है। जरा इस माहौल को अपने दिमाग में लाते हैं। घनघोर अंधेरा, आसमान में काले बादल, तेज हवाएं और उल्लुओं की डरावनी आवाजें, चारों तरफ पसरा हुआ एक भयानक और शांत शमशान। ये तूफानी अमावस्या की रात कोई आम रात नहीं है। ये जानबूझकर बनाया गया एक ऐसा डरावना सेटअप है जो किसी की भी रूह कंपा दे। लेकिन ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बाहरी दुनिया के शोर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और तब पूरा ध्यान केंद्रित होता है राजा विक्रम और बेताल के बीच चलने वाले उस जबरदस्त बौद्धिक और नैतिक युद्ध पर। अब आते हैं इस खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, बेताल का वो अटल नियम। नियम बहुत साफ था लेकिन उतना ही खतरनाक भी। बेताल एक कहानी सुनाएगा और आखिर में एक कठिन नैतिक सवाल यानी एक मॉरल डिलेमा सामने रखेगा। अब यहां शर्त यह है कि अगर राजा विक्रम सही उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो उनका सिर टुकड़ों में बिखर जाएगा, मतलब मौत पक्की है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और जवाब दे दिया तो बेताल वापस उड़कर उसी पुराने पीपल के पेड़ पर जा लटकेगा। ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। ये नियम इस बात को तय करता है कि राजा को सिर्फ सही और गलत की गहरी पहचान ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने उस ज्ञान की भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं दुविधा नंबर 1, लालची मंत्री का न्याय। बेताल कहानी शुरू करता है चंद्रपुर राज्य की, जहां के शासक हैं राजा वीरेंद्र। अब राजा वीरेंद्र वैसे तो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन अपने मंत्री सोमदत्त पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। और देखा जाए तो शासन और नैतिकता का पहला बड़ा टकराव यहीं से शुरू होता है। कहानी में एक गरीब किसान है रामू। इसका लंबा पतन ध्यान से देखिए। हालात कैसे एक के बाद एक बद से बदतर होते गए। 1 साल का लंबा भयंकर सूखा पड़ा, फसलें तबाह हो गईं। फिर 1 महीने से उसका छोटा बेटा मोहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। और फिर आता है वो दिन जब न्याय की गुहार लेकर रामू मंत्री सोमदत्त के पास पहुंचता है। लेकिन वहां क्या मिलता है? मंत्री दवा के बदले उसकी जिंदगी भर की पूंजी, उसकी जमीन ही हड़प लेता है। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में रामू का पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर आ खड़ा होता है। भ्रष्टाचार किसी आम नागरिक की जिंदगी कैसे उजाड़ सकता है, ये उसका एक रुला देने वाला उदाहरण है। इस क्रूरता की हद देखिए। मंत्री सोमदत्त का ये वाक्य, राजकोष गरीबों पर खर्च करने के लिए नहीं है, ये स्टेटमेंट उसकी पूरी मानसिकता को उजागर कर देता है। एक बाप अपने बच्चे की जान बचाने के लिए भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और राज्य का एक इतना बड़ा अधिकारी उस लाचारी का फायदा उठाकर जमीन अपने नाम करवा लेता है। सही मायने में ये सिर्फ करप्शन नहीं है, ये इंसानियत का पूरी तरह से मर जाना है। लेकिन खैर, यहां कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, राजा का हस्तक्षेप। राजा वीरेंद्र भेष बदलकर अपने राज्य का दौरा करने निकलते हैं। सड़क किनारे उन्हें रामू रोता हुआ मिलता है। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो मंत्री को दरबार में तलब करते हैं। मंत्री वहां भी झूठ बोलता है तो राजा तुरंत उसके महल की तलाशी का आदेश दे देते हैं। और वहां मिलता है गरीबों से लूटा गया ढेर सारा धन। आखिरकार मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है, सभी का पैसा वापस गरीबों में बांट दिया जाता है और रामू को उसकी जमीन वापस मिल जाती है। पढ़ने और सुनने में ये एक बिल्कुल आदर्श न्याय लगता है, ठीक है ना? लगता है सब ठीक हो गया। लेकिन बेताल इतनी जल्दी कहां छोड़ने वाला था? वो यहीं पर अपनी एक तीखी चाल चलता है। वो राजा विक्रम को रोकता है और ये बड़ा सवाल पूछता है, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? क्या वो लालची मंत्री सोमदत्त है जिसने गरीबों का खून चूसा, या फिर खुद राजा वीरेंद्र जिसके नाक के नीचे ये सब इतने लंबे समय तक चलता रहा और उन्हें भनक तक नहीं लगी? ये सवाल सीधे शासन व्यवस्था की जड़ पर प्रहार करता है। यहां पर 2 अलग अलग तरह के अपराधों के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर समझने को मिलता है। एक तरफ है सक्रिय द्वेष यानी एक्टिव मैलिस,
और दूसरी तरफ निष्क्रिय लापरवाही यानी पैसिव नेग्लिजेंस। मंत्री सोमदत्त ने जानबूझकर पूरी तरह से एक्टिव होकर बुराई की। उसने लालच में आकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन राजा वीरेंद्र का क्या? उन्होंने भले ही खुद अपने हाथों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी निष्क्रियता, उनका आंखें बंद करके अधिकारियों पर अंधाधुंध भरोसा करना ही इस भ्रष्टाचार की वजह बना। अब सोचना यह है कि क्या आंखें बंद कर लेना भी उतना ही बड़ा अपराध नहीं है जितना कि अपने हाथों से जुर्म करना? राजा विक्रम का इस पर जो उत्तर था वो वाकई बहुत स्पष्ट और सटीक था। वो बताते हैं कि हालांकि प्राथमिक अपराधी और मेन विलन तो मंत्री सोमदत्त ही है, क्योंकि उसने जानबूझकर शोषण किया, लेकिन राजा वीरेंद्र को पूरी तरह से निर्दोष नहीं कहा जा सकता। देखिए, एक शासक का, एक राजा का कर्तव्य सिर्फ तब न्याय करना नहीं होता जब कोई रोते हुए पास आए। एक शासक को सक्रिय होना पड़ता है, प्रोएक्टिव होना पड़ता है। राजा का काम है अपने राज्य, अपनी टीम की स्थिति पर लगातार नजर रखना। अगर राजा ने थोड़ी सी भी चौकसी दिखाई होती तो रामू जैसी प्रजा को इतना लंबा दुख सहना ही नहीं पड़ता। मंत्री ने चोरी की, यह सच है, पर राजा ने उसे चोरी करने का माहौल दिया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दुविधा नंबर 2 पर, 3 मित्रों की नैतिक परीक्षा। अब जैसे ही राजा विक्रम ने सही जवाब दिया, बेताल फुर से उड़ गया और राजा उसे फिर से पकड़ लाए। इस बार कहानी में 3 दोस्त हैं जो एक खजाने की तलाश में निकले हैं, अर्जुन, करण और माधव। इन तीनों दोस्तों की अपनी एक अलग खासियत है, अपना एक मुख्य गुण है। जैसे जब रास्ते में खौफनाक नदी आती है तो करण अपने साहस से सबको पार लगाता है। जब जहरीले सांप रास्ता रोकते हैं तो अर्जुन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके धुएं से उन्हें भगा देता है। लेकिन असल इम्तिहान तो तब शुरू होता है जब वो एक जादुई गुफा में खजाने तक पहुंचते हैं। गुफा का दरवाजा बंद, शर्त यह होती है कि खजाना वही ले जा सकता है जिसके मन में बिल्कुल लालच ना हो। अब देखिए यहां क्या होता है। अर्जुन कहता है मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मुझे सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए। करण कहता है बराबर बांटो, पर बाद में उसके मन में भी लालच आ जाता है। आखिर में बचता है माधव, जिसका मुख्य गुण ही दया है। वो अपनी दोस्ती बचाने की खातिर अपने पूरे हिस्से का ही त्याग कर देता है। कहानी के इस बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर आकर बेताल फिर अपना सवाल दागता है, तीनों में से वास्तव में सबसे महान कौन है? क्या वो साहसी करण है जिसके बिना वो लोग नदी ही पार नहीं कर पाते? क्या वो बुद्धिमान अर्जुन है जिसने सांपों से जान बचाई? या फिर वो माधव जिसने आखिर में सब कुछ ही छोड़ दिया? ये बड़ा गहरा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि हमारे समाज में किस गुण को सबसे ऊपर रखा जाता है। राजा विक्रम का फलसफा, उनकी फिलॉसफी यहां बहुत ही कमाल की है। वो बड़े आराम से समझाते हैं कि बेशक खतरे के वक्त साहस चाहिए और नामुमकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिमाग या बुद्धि चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दया और करुणा के बिना बुद्धि और बहादुरी बिल्कुल खोखले हैं, उनका कोई वजूद नहीं। ये माधव की दया और उसकी त्याग की भावना ही थी जिसने उन सब की आत्माओं को लालच जैसी बीमारी से बचाया और आखिरकार उन्हें उस बंद गुफा से बाहर निकाला। इसलिए माधव ही सबसे महान है, क्योंकि बिना मानवीय संवेदना के किसी भी इंसान की बड़ी से बड़ी बौद्धिक या शारीरिक क्षमता भी अपना असली मोल खो देती है। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और अंतिम मोड़ पर, तांत्रिक का छिपा हुआ रहस्य। रात और भी गहरी और भयानक हो चुकी है। आसमान में जोरों से बिजलियां कड़क रही हैं। बेताल, जो अब तक सिर्फ कहानियां सुनाकर राजा की मॉरल परीक्षा ले रहा था, वो अचानक से एक सनसनीखेज चेतावनी देता है। वो कहता है, विक्रम, क्या तुम जानते हो, वो तांत्रिक तुम्हारी ही बलि देकर अमर होना चाहता है। बस इस एक लाइन से पूरी कहानी का नजरिया ही पलट जाता है। जिस तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रम अपनी जान पर खेल कर ये सब कर रहे थे, उसका इरादा कभी कोई अच्छा अनुष्ठान करना था ही नहीं। उसका असली और स्वार्थी मकसद तो खुद राजा विक्रम का कटा हुआ सिर था। सोचिए, जो राजा पिछले इतने घंटों से दूसरों के लालच और न्याय अन्याय को जज कर रहा था, वो खुद न जाने कब एक बहुत बड़ी और भयानक साजिश का हिस्सा बन चुका था। तो इस हैरत अंगेज खुलासे के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत पर आते हैं। इतनी बड़ी चेतावनी सुनने के बाद भी राजा विक्रम उस घनघोर अंधेरे में बिल्कुल शांत भाव से अपने कर्तव्य के रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये कहानी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इस पूरी कहानी का आखिर असली खलनायक है कौन? क्या वो सोमदत्त जैसा लालची मंत्री था? क्या वो खजाने के पीछे भागने वाला सत्ता का लालच था? या फिर वो तांत्रिक जो अमर होने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार था? या शायद सबसे बड़ी चुनौती और असली विलेन वो लंबा भारी बोझ है जो किसी भी सच्चे लीडर को नैतिकता और अपने कर्तव्यों का पालन करते वक्त रोज उठाना पड़ता है। इसी आखिरी विचार के साथ हम इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं।
इस पर गहराई से विचार करना बनता है, क्योंकि शासन और नेतृत्व के ये सवाल आज की दुनिया में भी उतने ही सच हैं जितने